नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को उत्तराखंड में एग्ज़ाम था यूके ट्रिपल एससी ड्राफ्ट्समैन का। ठीक है, प्रारूपकार का आज एग्ज़ाम था। प्रारूपकार के एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन आपके जीएस हिंदी वगैरह के थे। तो यहाँ पर मेरे पास बच्चे ने भेजा है हिंदी और जीएस के क्वेश्चन भेजे हैं, तो इनको आप देख लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आने वाला जो जनवरी वाला आपका एग्ज़ाम है और वैयक्तिक सहायक का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको ये आइडिया लगेगा कि आयोग कैसा पेपर बनाने वाला है। तो सेम इसी तरीके का पेपर बनेगा आपका आने वाले एग्जाम्स में, और इसी पेपर पैटर्न पर हमारे एप्लीकेशन स्टोर पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है। 100+ फुल लेंथ टेस्ट महाकुंभ बाइलिंगुअल, सेम जो आयोग पैटर्न दे रहा है आजकल आपके हिंदी के पोर्शन में, कुमाऊनी गढ़वाली पूछना, मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज देना, कथन कारण वाले क्वेश्चन देना, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देना, और यही आपको मिलेगा 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल महार सीरीज जो चल रही है। तभी मैं बोल रहा हूँ जिनका जनवरी का एग्जाम है या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है या अन्य कोई भी एग्जाम है ग्रुप सी का, तो वो लोग टेस्ट सीरीज को इनरोल जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ड्राफ्ट्समैन में आज कैसे प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी के, उत्तराखंड जीके के और जीएस के। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए आपका जीएस का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सूचकांक 2024 के मुताबिक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर तीसरी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो आपकी कौन सी हो जाएगी दिए गए विकल्पों में? ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। ठीक है, जापान जो है भाई तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। पहले नंबर पे जहाँ पे हमारा आता है यूएसए, दूसरे नंबर पे हमारा आता है चाइना, और तीसरे नंबर पे हमारा जापान, और चौथे नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब थोड़ी टाइम बाद भारत जापान को भी कर लेगा मेरे को लगता है पीछे। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से जोशीमठ निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रहा? तो ये रहा था सबसे पहले कत्यूरी राजवंश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में देखिए अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मैकाले के टाइम पर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, 69th राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था? तो ये थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। करंट थोड़ा पुराना पूछता है, जो भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी की, मैं पहले बता दूं दोस्तों, करंट अफेयर्स थोड़ा पुराना पूछता है। ठीक है, एकदम रिसेंट नहीं पूछता है। निम्न में से कौन सा एक कारक पृथ्वी के धरातल पर तापमान को नियंत्रित नहीं करता? देखिए अक्षांशीय जो स्थिति होती है, आपके कोस्टल लाइन से जो डिस्टेंस होता है, समुद्र से दूरी, उसके अलावा समुद्री धाराएं जो होती हैं, धरातलीय ढाल जो होती है, ढाल प्रवणता जो होती है, उससे भी होता है। तभी तो पहाड़ों में देखिए आप अच्छा मौसम होता है। ठीक है, मैदान में थोड़ा गर्मी आपको देखने को मिलती है, गर्मियों में पहाड़ों में हवा चलती है। तो ये तीनों हैं प्राकृतिक आपदाएं जो होंगी, ये भी आपका कहीं ना कहीं तापमान को इफेक्ट तो करता है, बट एक अल्प समय के लिए। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हो सकता है कभी बहुत तेज बारिश आएगी, लेकिन साल में एक ही बार आएगी। कहीं भूस्खलन हो गया तो उससे तो टेम्परेचर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल बारिश वगैरह ओलावृष्टि से थोड़ा अंतर पड़ता है, बट वो क्षणिक होता है। तो नेचुरल डिजास्टर्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस? तो ऑप्शन डी होगा अकॉर्डिंग टू मी। और ठीक है, बाकी डाउट होगा तो बताइएगा। अगला देखिए, स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, कीव यूक्रेन की राजधानी है, क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप का ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में यह स्वतंत्र हुआ। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। तो इसमें पहला जो है आपका सही है। 91 में देखिए आपका यूएसएसआर का विघटन हुआ था, ये भी सही है। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। क्षेत्रफल के आधार पर ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें तीसरा दिया जो कि गलत है, ये दूसरा है। पहला रशिया है। रशिया आधा आपका यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। ठीक है, इसलिए यूरेशियन कंट्री भी कहा जाता है उसको। एंड दूसरा होगा तो 1, 3, 4 सही है इसमें, केवल ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 3, 4। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब उतरा था? देखिए पिछले साल का करंट अफेयर है। चंद्रयान 3 उतरा था आपका अगस्त 2023 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 अगस्त 2023। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्ण नाहर चपलस इरपू किसकी किस्में हैं दिए गए विकल्पों में? देखिए ये क्वेश्चन भाई मैंने देखा नहीं है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। जहां तक मुझे लगता है कि पूर्ण नाहर चपलस इरपू, ठीक है, गेहूं या रेशम में से ही एक होगा, या ऑप्शन डी भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बना है। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो पहली भारतीय महिला जो थी ये आपकी भारतीय पूछ रहा है। वैसे तो एनी बेसेंट बनी थी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो वीमन थी, बट फर्स्ट इंडियन वीमन जो कि प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सरोजनी नायडू। कल आई थिंक उसमें भी पूछा था डीएलएड के एग्जाम में। देखिए डीएलएड का क्वेश्चन रिपीट हुआ।
तो ऐसे कुछ एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग PYQ जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं। कूट 1 को कूट 2 से आपने सुमेलित करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा प्रस्ताव कब आया था ये आपने बताना है। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो क्रिप्स मिशन था, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। बी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का हो गया 3। अगस्त प्रस्ताव हो गया 1940, 8 अगस्त 1940। सी का हो गया 1, बी का 3 और सी का 1। केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ज़्यादा मैं चेक क्यों करूँ, इसी से मेरे को आंसर मिल गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा 4, 3, 1, 2 है उसी से काम हो गया। देखिए वेवल योजना 1945, वेवल योजना आई थी ना, शिमला समझौता भी जो होता है। उसके बाद देखिए आपका क्रिप्स मिशन 42 का हो गया, अगस्त प्रस्ताव 40 का हो गया। कैबिनेट मंत्रिमंडल जो हमारा था, कैबिनेट मिशन जो आया था 46 में आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखिए हिंदी आ गई भाई, जीएस के क्वेश्चन इतने थे, अब बचे हुए 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। इसमें हिंदी भाई सेम आएगी, ऐसी ही हिंदी आपके अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम में आएगी जो आप देने वाले हैं। तो अभी जो कनिष्ठ सहायक का होगा या जो भी आपके अन्य एग्जाम होने, और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी मैं आप अभी देखिए उसमें 62 पेपर हुए हैं, जिसमें मैं आपको हर पेपर में लोकोक्ति और कुछ शब्दावली दे रहा हूँ, कुमाऊनी गढ़वाली। लेकिन अब मैं इनको और बढ़ाऊंगा आगे के पेपरों में, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न और ऐसा ही लेवल हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका बनाया गया है। 41 के बाद के जितने टेस्ट हैं हमारे, बहुत कठिन पेपर बन रहे हैं, ठीक है, जो कि 80 के बाद और ज़्यादा टफ बनेंगे। उसमें आप देख सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुमेलित करना, देखिए बग्वाल, बग्वाल में क्या होता है आपका बग्वाल में बहलो खेला जाता है, यानी कि बग्वाई जो होती है, बग्वाई बोला जाता है। माफ कीजिएगा 97 में चले गया मैं, 91वें क्वेश्चन पे आता हूँ पहले। इनमें से विलोम युग्म को छांटना है, जो सही विलोम शब्द युग्म है उसको बताना है आपने। तो ये हो जाएगा देखिए आपका अभिशाप का वरदान, ठीक है, ये सही है, अभिशाप वरदान। अतीत शब्द से क्या होगा, तो अतीत शब्द का जो अर्थ है वो निकलता है वह समय जो बीत चुका हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इनमें से कौन सा असत्य है, देखिए फिर से कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति आ गई है यहाँ पे, लोक माफ कीजिएगा शब्दावली आ गई है। घाम का अर्थ है धूप, सही है, ठीक है। अबेर का अर्थ है देर, ठीक है, अबेर। लूण का अर्थ है नमक। पुरखों का अर्थ है खेत, ठीक है। इसमें थोड़ा देखिए पुरखों और अबेर में थोड़ा हो सकता है कि एक आंसर हो, थोड़ा मेरे को भी कन्फ्यूजन है इसमें। अबेर को तो देर बोलते हैं कुमाऊनी में, कई जगह पे अबेर हो गई बोलते हैं, ठीक है। तो पुरखों खेत भी कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये भी सही जैसा लग रहा है, ठीक है। इसको प्लीज़ आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है, अनाहुत का जो शब्द समूह है क्या होगा। अनाहुत होता है जो बिना बुलाए आ जाए, ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना बुलाए, जिसका पता नहीं था और अचानक से आ गया, तो यानी कि हो गया जो बुलाया ना गया हो, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची, तो जो हमारा पाणी शब्द होता है, जैसे चक्र पाणी, वीणा पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, ठीक है। अगला देखिए इतिश्री का अर्थ क्या होता है, तो इतिश्री का मतलब होता है समापन। श्री गणेश का विलोम होता है ना इतिश्री, तो इतिश्री का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त करना, ऑप्शन बी। अगला देखिए मैच द फॉलोइंग है आपका, एक तरफ आपके शब्द दिए गए हैं कुमाऊनी गढ़वाली, आप बताना है। बग्वाल जो होता है, बग्वाई कहा जाता है दिवाली को, बहलो खेलते हैं इसमें। मकरेण जो होता है खिचड़ी संक्रांति, मकर संक्रांति जो माघ का महीना आता है ना, मकरेण बोलते हैं उसको, ठीक है। रिंगाल जो है इससे टोकरी बनेगी। और बोक्साड़ी जो है यहाँ पे तंत्र मंत्र जानते हैं, जादू टोने में विश्वास करते हैं, बोक्साड़ी कहा जाता है इस क्षेत्र को, ठीक है। तो इसके हिसाब से हो गया आपका 1 का डी हो गया, ठीक है, और 2 का सी, ठीक है। तो 2 का सी, 1 का डी किस में है, ऑप्शन डी में है केवल, ये हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो के बाद यदि ल आए तो दोनों ल हो जाते हैं, तो ये कौन सी संधि का है, तो ये आपका हो जाता है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। जैसे तत् धन लीन क्या हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, ठीक है, तल्लीन। तो ये तो का ल हो जाना, ये व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन तो सिंपल है, व्यंजन संधि। इनमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। सीताराम की स्त्री थी, वह डाकू, दंड देने योग्य है, ठीक है। महादेवी रहस्यवाद की कवित्री हैं, उपयुक्त कथन उचित नहीं है, उपयुक्त कथन उचित नहीं है। सीताराम की पत्नी थी होना चाहिए था यहाँ पे, या भार्या थी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वह डाकू दंड देने योग्य है, ठीक है, वह डाकू, ये भी सही नहीं लग रहा मुझे। महादेवी वर्मा रहस्यवाद की कवित्री हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा रहस्यवाद की कवित्री हैं, ठीक है। तो महादेवी रहस्यवाद की, ये सही हो जाएगा, सी इसमें सही है, ठीक है। अच्छा ये अशुद्ध वाक्य ढूंढना है ना, इसमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें साफ पता चल रहा है फिर, ऑप्शन ए होगा इसमें, सीताराम की पत्नी थी होना चाहिए था, ऑप्शन ए होगा, ठीक है।
अगला देखिए, द्यू नॉन में खुट, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? द्यू नॉन में, द्यू का मतलब दो, नॉन का मतलब क्या होता है? नाव। दो नावों में पैर रखना, यानी कि स्थिति स्पष्ट ना होना, ठीक है, उलझन में रहना। तो दो नावों में पैर पाँव रखकर सैर करना, ठीक है। दो नावों में खुट का मतलब यही होगा। वैसे उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है, आशय तो इसका ही निकलता है। देखिए, दो नावों में सवार होने का मतलब क्या होता है? ये असमंजस की स्थिति, ठीक है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी होगा। दो नावों में पैर का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, ठीक है। तो ये है भैया, तो ये है आपका पोर्शन हिंदी का। देखा आपने उत्तराखंड जी के कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी ये पेपर भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में देख लेना। और किसी क्वेश्चन में भी मेरे से गलती हुई है, चलते चलते मैंने ये वीडियो बनाया है, गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों जल्दी, आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।